नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में हम एमपीपीएससी 2020 में जो नए आयोग जोड़े गए हैं, जो सांविधिक आयोग जोड़े गए हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। हमने पहले सारे आयोग के बारे में बात कर चुके हैं। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है इन आयोग से संबंधित। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये न्यायाधिकरण होता क्या है या क्यों बनाई गई बॉडी है। तो आप ये समझिए, इसमें तीन वर्ड हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो अधिकरण का संबंध, अधिकरण का मतलब होता है न्यायालय से संबंधित, अर्ध न्यायालयीन निकाय होता है। अर्ध न्यायालयीन निकाय किसके समकक्ष बनाया गया है? तो यह उच्च न्यायालय के, जो राज्यों में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं, तो उनके समानांतर एक बॉडी बनाई गई है। किसके लिए? उच्च न्यायालय के जो काम हैं उनको कम करने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई है, जिसे बोलते हैं हरित न्यायाधिकरण। तो ये किससे, और जो दूसरा वर्ड है इसका, पहली बात तो आप उच्च न्यायालय के समकक्ष है, ये उसके कार्यभार को कम करने के लिए उच्च न्यायालय के समकक्ष। इसमें जो दूसरा वर्ड है हरित, तो हरित का मतलब है पर्यावरण। पर्यावरण के संरक्षण या फिर जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण या संवर्धन के लिए कार्य करने वाली बॉडी है। तो उससे संबंधित जो भी न्यायालय में विवाद होंगे, हरित से संबंधित, हरित अर्थात पर्यावरण, तो पर्यावरण में ये वन्य जीव वगैरह भी आ जाएंगे। तो पर्यावरण से संबंधित जो भी वाद विवाद होंगे उनको निपटाने के लिए ये बॉडी उच्च न्यायालय के समकक्ष बनाई गई है, उच्च न्यायालयों के भार को कम करने के लिए। और यह एक राष्ट्रीय बॉडी है, अर्थात ये एक राष्ट्रीय निकाय है और यहाँ पूरे देश में ये बॉडी कार्य करती है। बहुत जगह इसकी ब्रांचेस भी हैं, 4 जगह पे, हम उनके बारे में बात करेंगे। मुख्यालय कहाँ पे, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये हरित न्यायाधिकरण होता क्या है। पर्यावरणीय जो मामले होते हैं, आपने सुना, आप जानते भी होंगे कि कोर्ट में जब कोई मतलब कार्य होता है तो वहाँ पर थोड़ा प्रोसेस में समय लग जाता है। और जो पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, जैसे कोई फैक्ट्री लगने वाली है या फिर कोई फैक्ट्री लग गई है और उन्होंने क्षमता से ज़्यादा, जितनी उनको परमिशन थे उतने से ज़्यादा पेड़ काट दिए हैं, तो उसकी भरपाई अगर 15 साल वही फिर से प्रोसेस में लग जाएंगे, लोअर अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, तो फिर से पर्यावरण को क्षति तो बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी होगी और उसे जो है तो प्रोटेक्ट भी नहीं किया जा सकेगा फिर से। तो इसीलिए इन मामलों में, मतलब पर्यावरणीय मामलों में तेजी लाने के लिए ये एक बॉडी बनाई गई है, जिससे जो है तो उच्च न्यायालयों का भार कम हो और जो पर्यावरणीय मामले हैं उन वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाएं। यहाँ पर टाइमलाइन फिक्स होती है कि 6 माह के भीतर, ये टाइमलाइन जरूर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी मामले आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू चलेंगे और बहुत समय बाद इसमें निर्णय पारित किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें जिस दिन से अपील की जाती है उसके 6 माह के अंदर निर्णय दिया जाता है इस वाद विवाद में। और जो भी मतलब इसमें कंपनसेशन होता है या फिर जो भी सजा सुनाई जाती है, जुर्माना सुनाया जाता है, तो ये 6 माह के भीतर किया जाता है। और इनको अब ये जब ये एनजीटी यहाँ पर जब आदेश दे देगी, तो उसके बाद अपील करने का अधिकार, जो कि यहाँ के बाद अपील की जाएगी, क्योंकि उच्च न्यायालय के समानांतर बॉडी है, तो यहाँ के द्वारा अपील कहाँ पर की जाएगी? सिर्फ उच्चतम न्यायालय में। भारत के उच्चतम न्यायालय अर्थात दिल्ली में जो उच्चतम न्यायालय स्थित है, वहीं पर इसमें अपील की जा सकती है, वो भी 90 दिनों के भीतर। ये 2 टाइमलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट है कि 6 माह के अंदर निर्णय सुनाया जाएगा इसके एनजीटी के द्वारा और 90 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है। अन्यथा इसके बाद जो है तो उस मामले की अपील की सुनवाई नहीं की जा सकेगी। तो इस प्रकार हमने थोड़ा इसका परिचय समझा। पर्यावरण संरक्षण की बात, बहुत सारे सम्मेलन वगैरह हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उसके बाद से एक बॉडी की मांग उठी कि मतलब इन मामलों को जल्दी निपटाने के लिए, क्योंकि अगर इनमें देरी होगी तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन नहीं हो पाएगा। तो इनमें देरी ना हो, इसके लिए ये बॉडी बनाई गई। तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में बनाया गया और 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई। तो ये स्थापना की डेट नोट डाउन कर लीजिए। स्थापना की गई है 10 अक्टूबर। स्थापना 10 अक्टूबर नहीं, 18 अक्टूबर 2010 को, सन 2010
18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई है। ये एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई बॉडी है, इसीलिए सांविधिक निकाय है। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक सांविधिक निकाय है। दो 2010 में ही अधिनियम पारित हुआ और 10 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई पर्यावरणीय मामलों को सुनने के लिए। अब इसमें जो है तो 2-3 आर्टिकल हैं इससे संबंधित जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं और बाद में जोड़े गए हैं। पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं जिनमें हम सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 323। इससे रिलेटेड आर्टिकल भी पूछा जा सकता है कि मतलब इस आर्टिकल के बारे में, एनजीटी संबंधित आर्टिकल के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल सीधे एनजीटी के बारे में बात नहीं करता है कि यहाँ पर ऐसी कोई बॉडी फॉर्म करनी है। ये पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार को एक अधिकार देती है, राज्य को अधिकार देती है शक्ति बनाने के, पर्यावरण से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रोवाइड करती है, कानून बनाने के लिए। और कैसे कानून? पर्यावरण से संबंधित शक्ति कानून बनाने की। 323 में ऐसा है। पर्यावरण से रिलेटेड मैटर्स पे कानून बनाने के लिए शक्ति प्रोवाइड करती है राज्य को, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। अब इसी तरह हमारे जो राज्य के कर्तव्य लिखे हुए हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो उसमें 42वें संविधान संशोधन 1900, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन में 2 आर्टिकल जोड़े गए, बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो उसमें एक आर्टिकल है 48A। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आप समझते होंगे कि ये राज्य के कर्तव्य के लिए होते हैं। तो इसमें 48A में यह कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी उससे संबंधित नियम बनाएगा, कायदे बनाने का अधिकार या फिर कर्तव्य इन्हें दिया गया है, किसे? राज्यों को। क्योंकि 48 किससे संबंधित है आर्टिकल? राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से। अब 51A की बात करेंगे तो 51, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 51 संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। तो मौलिक कर्तव्य किनके होते हैं? नागरिकों के। तो यहां पर 48A किसके बारे में बात कर रहा है? राज्य को अधिकार, राज्य को कर्तव्य बता रहा है, और 51 बता रहा है नागरिकों का कर्तव्य। तो यहां पर यह बोला गया है कि नागरिकों का भी कर्तव्य होगा कि वो अपने आसपास के पर्यावरण को संरक्षित, संवर्धित करेंगे, जो वन्यजीव हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उनको जो है तो प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये इससे संबंधित 3 आर्टिकल अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 48A, 51A और 323। तो ये 3 आर्टिकल हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि इनका संबंध कहां पे है। अब एनजीटी की जब बात उठी तो जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुत सारे सम्मेलन 1992, 1972 स्टॉकहोम में, रियो डी जेनेरियो आपने नाम सुना होगा, पृथ्वी सम्मेलन, तो बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। तो इसीलिए बहुत जगह पे नाले बने हुए हैं। तो भारत में, ये भारत तीसरा देश है जहां पर एनजीटी की स्थापना की गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ऐसे देश से थे, पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला देश कौन सा है या फिर भारत कौन सा देश है। तो भारत तीसरा देश है जिसने एनजीटी की स्थापना अपने यहाँ की है। भारत तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, तीसरे क्रम का देश है। आपने परिचय को भी समझ लिया, उद्देश्य भी इसका जान लिया कि ये किस लिए बनाई गई बॉडी है। तो अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी संरचना कैसे होती है, अध्यक्ष सदस्य कौन कौन होते हैं, कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं। संरचना में तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे। योग्यताओं के बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले एक ही अध्यक्ष होंगे। और इसमें न्यायिक सदस्य इसमें 2 टाइप के होंगे, वो हम समझेंगे कि कैसे सदस्य होंगे। न्यायिक सदस्य, क्योंकि एक अर्ध न्यायिक निकाय है तो इसीलिए ये
न्यायिक सदस्य होंगे और कुछ विशेषज्ञ सदस्य होंगे। विशेषज्ञ सदस्य, बाकी कुछ आमंत्रित सदस्य होंगे। किसी विशेष मैटर पे अगर कोई जल की बात आ गई या फिर किसी विशेष वन्य जीव हाथी की बात आ गई मान लीजिए, तो क्या किया जाएगा, उसको करने के लिए, उस मामले पे राय लेने के लिए कुछ उसी क्षेत्र के किसी मतलब विशेष व्यक्ति को, जो जानकार व्यक्ति है, उसे अध्यक्ष के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, तो उसे आमंत्रित सदस्य बोला जाता है। उनकी भी संख्या निर्धारित की गई है कि 10 से, और सबकी संख्या निर्धारित है जो सदस्यों की 10 से कम और 20 से ज्यादा नहीं हो सकती है। पर जो आमंत्रित सदस्य हैं उनकी संख्या में ऐसा नहीं है कि 10 कम से कम होने चाहिए, वहां पर कितने भी सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है। तो जो अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य होंगे, तो सबसे पहले आप संख्या समझिए कि कम से कम 10 से लेके 20, मतलब मिनिमम 10 और अधिकतम 20। 10 कम से कम सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 20 सदस्यों को इसमें न्यायिक सदस्य में जोड़ा जाता है, और 10 से 20 तक विशेषज्ञ सदस्य होंगे। विशेषज्ञ सदस्य और न्यायिक सदस्य, तो अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य जो होंगे इनकी अर्हताएं अलग होंगी, और जो विशेषज्ञ सदस्य होंगे तो इनकी अर्हताएं अलग होंगी। जो ये अध्यक्ष होगा वो भी न्यायालय से संबंधित व्यक्ति ही होगा, पर जो विशेषज्ञ सदस्य होंगे ये विज्ञान के जानकार होंगे। तो अभी हमें योग्यता आगे समझेंगे कि इनकी कैसे क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष की योग्यता देखते हैं। अध्यक्ष को भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या फिर भारत में कहीं भी किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। इसके लिए 2 शर्तें हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश एवं या फिर क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार ये अध्यक्ष के लिए 2 शर्तें हैं कि एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। दोनों शर्तें दी हुई हैं, है या रहा है। तो प्रेजेंट में वैसे जो प्रेजेंट के रहते हैं वो अपना पद छोड़ के एनजीटी जाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो इसीलिए मोस्टली इसमें जो भूतपूर्व रहते हैं उन्हीं को जोड़ा जाता है। बट इसमें कंडीशन ये भी कि जो अभी भी हैं वो भी जोड़े जा सकते हैं। और इसी तरह जो न्यायिक सदस्यों में शर्त है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। न्यायिक सदस्य जो होंगे तो उनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तो होंगे ही, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी होंगे, वो भी जोड़े जाएंगे। मतलब यहां पर जो मुख्य न्यायाधीश की शर्त थी अध्यक्ष में उच्च न्यायालय के, वह हटा दी गई है, और उच्च न्यायालय का कोई भी अन्य न्यायाधीश भी इसमें जो है तो न्यायिक सदस्य के रूप में जोड़े जा सकते हैं। अब इन सदस्यों को जोड़ने से पहले, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि अगर कहीं पर किसी न्यायालय के अध्यक्ष को, मतलब पीठासीन किसी जज को यहाँ पर किसी कमेटी में मेंबर बनाया जाता है, तो भारत के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सरकार को परमिशन लेनी पड़ती है या फिर परामर्श करना पड़ता है। तो वो शर्त यहाँ पर भी है, पर मेनली जो है तो यहाँ पर है वालों को उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए जो भूतपूर्व होते हैं उनका उपयोग इसमें किया जाता है। तो सलाह तभी ली जाएगी जब वो सिटिंग जज होंगे। अब यहाँ पर न्यायिक सदस्यों को देख लिया हमने, विशेषज्ञ सदस्यों को देखते हैं कि उनकी क्या अर्हताएं हैं। तो जो विशेषज्ञ सदस्य होंगे इनके पास भौतिकी या फिर प्राणी विज्ञान, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी के क्षेत्र में एमएससी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ऑफ साइंस होने चाहिए ये, या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होने चाहिए, एमटेक, या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो इनके पास 3 टाइप की डिग्री होनी चाहिए, और भौतिकी एवं
एवं प्राणी विज्ञान से इनके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और इनको एक विशेष बात है कि इनको किसी भी विशेष क्षेत्र में जो पर्यावरण से संबंधित हो 15 वर्ष का अनुभव भी आवश्यक है। कि किसी भी वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए कार्य किया हो, जल संरक्षण के लिए कार्य किया हो, जल को साफ करने के लिए हिमालय के क्षेत्र में कार्य किया हो, किसी भी क्षेत्र में पर्यावरणीय क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और जो भी आमंत्रित सदस्य होंगे, तो जब किसी विशेष चीज के बारे में वहां पर एनजीटी में कोई बात चल रही होगी, तो उन सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा किसी विशेष समय के लिए, कुछ समयों के लिए उनको नियुक्त किया जाएगा, जब जरूरत पर समझते हैं उनके अध्यक्ष के द्वारा सलाह लेने के लिए उन सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार इसकी संरचना थी। इनको नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय निकाय है, केंद्रीय सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और अध्यक्ष से परामर्श करके इसके न्यायिक सदस्यों को या फिर विशेषज्ञ सदस्यों को हटाया जा सकता है, और अध्यक्ष को केंद्रीय सरकार एक प्रस्ताव के द्वारा इन्हें हटा सकती है, ऐसा प्रावधान दिया गया है। और केंद्रीय सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। त्यागपत्र के बारे में आपको पता होगा कि त्यागपत्र किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय अपने पद से दिया जा सकता है, अगर वो अपने पद पर कार्य नहीं करना चाहता है। तो उसी प्रकार केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब इसमें पदावधि इनकी देख लेते हैं। पदावधि कितनी होती है? तो सभी सदस्य एवं अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। थोड़े एक्सेप्शंस हैं, उनको हम देखेंगे, पर ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। पर जब हम एक बात है, जब हम उच्चतम न्यायालय, जब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जब जजों को या फिर चीफ जस्टिस को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित होंगे, तो उनके लिए 70 वर्ष की उम्र रखी गई है। जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित होंगे 5 वर्ष या 70 वर्ष। उच्चतम न्यायालय वाले न्यायिक सदस्यों या फिर अध्यक्ष को, और 67 ईयर है उच्च न्यायालय के, जो उच्च न्यायालय से संबंधित जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनको। और बाकी जो विशेषज्ञ सदस्य हैं उनके लिए उम्र की कंडीशन 65 वर्ष रखी गई है। तो इस प्रकार इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। मेनली आपको याद रखना है कि इसमें 5 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है, 5 वर्ष का समय निर्धारित किया गया, और उम्र के बारे में अलग अलग प्रावधान इसमें हैं। विशेषज्ञ सदस्य, तो इस प्रकार इसकी संरचना, पदावधि को भी हमने समझ लिया। अब हम इसके थोड़े से कार्य हैं, और कार्य जैसे आपके समझ ही गए होंगे कि हमने पहले ही बात कर ली, उद्देश्य में ही समझ में आ गया कि एक न्यायालय है और उच्च न्यायालय की प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए, न्याय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पर्यावरण संबंधित मामलों में इसकी स्थापना की जाती है। अब ये जो कार्य करने का इसका वो है, तो इसमें एक अधिनियम है, सिविल प्रक्रिया अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता कहते हैं जिसे, 1908। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो 2 अधिनियम हैं, इन अधिनियमों की प्रक्रियाओं का प्रयोग, जैसा कि आपने देखा होगा, प्रोसीजर होती है कि कब जो मुजरिम है उसे पेश किया जाएगा, कब सबूत पेश किए जाएंगे, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो न्यायालय में, प्रत्येक न्यायालय में फॉलो की जाती हैं। पर जो एनजीटी होता है वो भले वह एक न्यायाधिकरण है, पर वहां पर इन दोनों से मुक्त होते हैं। मतलब ना सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रयोग किया जाता है, ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, मतलब यहाँ पर उसके प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जो फॉलो किया जाता है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो ये एनजीटी फॉलो करती है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत।
अब ये क्या होता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, तो बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ये एनजीटी फॉलो करती है और इन दोनों को ये फॉलो नहीं करती है, इसीलिए प्रक्रिया थोड़ी तेज होती है अपेक्षाकृत और न्यायालयों के अपेक्षा। तो इस प्रकार ये जो दो अधिनियम थे उनको भी देख लिया हमने कि किसको फॉलो किया जा रहा है, किस प्रकार ये निर्णय पारित करती है। जो भारत में बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित संरक्षण के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 1977 बनाया गया है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण 1972 ये बनाए गए हैं। तो इन अधिनियमों के अंतर्गत जो भी अपराध किए जाते हैं, जो भी वाद विवाद उत्पन्न होते हैं लोगों के समूहों का कंपनी के साथ या फिर किसी एक विशेष व्यक्ति का कंपनी के साथ या फिर सरकार का कंपनी के साथ, तो यहाँ पर उनके निर्णयों को मतलब सुना जाता है और निर्णय पारित किया जाता है और जो उसमें जो है तो हर्जाना और जुर्माने का प्रावधान इनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हमने एनजीटी को आज समझने का प्रयास किया। इसमें जो इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे अर्थात जब ये 2010 में बना निकाय तो लोकेश्वर सिंह पांता इसके प्रथम अध्यक्ष थे और जो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और बाकी बहुत सारे सदस्य तो होते ही हैं। तो इस प्रकार आज हमने एनजीटी को समझा और हमारा आज ये वीडियो श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। हमने सारे आयोग को कवर किया हुआ है। हमारे वीडियो आपको कैसे लगे हमें सुझाव दीजिए, कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।